शुरुआत करते हैं। ऋग्वेदिक काल हमने पढ़ लिया था। ऋग्वेदिक काल में हम राजनीतिक जीवन पढ़ते हैं। राजनीतिक जीवन, पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी? पॉलिटिकल लाइफ कैसी होगी? समाज के स्तर पे वो लोग क्या थे? इधर देखो, सामाजिक स्तर पर वो क्या थे? सामाजिक स्तर पर वो कबीलाई लोग थे। तो कबीला जो था उसको क्या कहते थे? जन कहते थे। अब जो जन का राजा होगा उसको क्या कह देंगे? राजन। अब जो ये जो राजा होता था, कोई निश्चित भूभाग का राजा था या केवल कुछ लोगों का राजा था? निश्चित भूभाग पर शासन करता था या निश्चित लोगों पर शासन करता था? लोगों पर करता था। वो निश्चित तो कोई जमीन पे रहेंगे। तो राजा को कहेंगे राजन, और ये राजन कबीले का राजा था, है ना? कबीले का राजा। अब राजनीतिक जीवन पढ़ेंगे ना, तो राजनीतिक जीवन के साथ पहले तो राजा आ गया। राजा की हैसियत कैसी होगी उसको किंगशिप या राजत्व का सिद्धांत कहते हैं हमेशा, वो डिफाइन करना जरूरी है। तो राजत्व कैसा था? राजा बहुत शक्तिशाली था क्या? शक्तिशाली कब होगा राजा? आगे देखना। राजा तब शक्तिशाली होगा जब भू राजस्व की उगाही शुरू हो जाएगी, लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन शुरू होगा। तब तक तो सब गाय लेके घूम रहे थे, राजा कोई महल में नहीं रह रहा था। तो राजा लगभग कबीले का प्रमुख व्यक्ति था, शक्तिशाली नहीं था। शक्तिशाली आगे होगा। तो राजा क्या होगा? कबीले का प्रमुख व्यक्ति। अभी तक राजा शक्तिशाली नहीं हुए, ठीक है। अब राजा के साथ नौकरशाही में कौन कौन होगा? नौकरशाही उस समय की अगर देखो, ब्यूरोक्रेसी की बात करो तो एक तो होता था पुरोहित। जैसे वशिष्ठ और विश्वामित्र, दो पुरोहित बहुत फेमस थे। पुरोहित हो गया जो राजा को धार्मिक मामलों में सलाह देता था, और एक हो गया रथकार जो राजा का रथ चलाता था, क्योंकि ये घोड़े और रथ शुरू से ही लेके घूम रहे थे। और एक हो गया जो युद्ध लड़ता था राजा के लिए, उसको सेनानी कहते थे। और एक हो गया ग्रामणी जो गांव का प्रमुख होता था, जो कबीले का। तो ये चार ही लोग थे। आगे आप देखोगे, आगे इनका विभाजन और हो जाएगा। अभी कर संग्रह नहीं कर रहे थे, खेती तो प्रॉपर तरीके से शुरू नहीं। जैसे ही खेती प्रॉपर तरीके से शुरू होगी, ब्यूरोक्रेसी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। और ये कॉम्प्लिकेटेड होती होती मौर्य काल में अपने एकदम चरम पे पहुंच जाएगी, जहां 18 अध्यक्ष होंगे, 24 तीर्थ होंगे, आज की ब्यूरोक्रेसी जैसी। तो धीरे धीरे समाज जटिल होगा। इसी निरंतरता में परिवर्तन होगा, इसी कंटिन्यूटी में चेंज होगा। समझोगे? ठीक है। पुरोहित के अलावा सेनानी, रथकार और ग्रामणी। ग्रामणी गांव का प्रमुख हो गया, पुरोहित धार्मिक मामलों में सलाह के लिए, सेनानी युद्ध में, रथ का राजा का रथ चलाने वाला, ग्रामणी गांव का मुखिया। ठीक है। अभी तक राजा शक्तिशाली नहीं था क्योंकि करों की वसूली शुरू नहीं हुई थी। क्योंकि कर वसूली, भू राजस्व की वसूली आरंभ नहीं। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि सारे ही पशु चरा रहे थे तो किससे कर ले। ठीक है। अब देखो, कुछ सभा समिति विदत गण जैसी संस्थाएं भी थी क्या, जो राजा पर नियंत्रण रखती थी? ठीक है, कोई ऐसी संस्था जो राजा पर नियंत्रण रखती? ये इंपॉर्टेंट है, पूछते भी है। तो जो अन्य कबीलाई संगठन क्या थे? अन्य कबीलाई संगठन, अदर ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या थे अन्य कबीलाई संगठन? एक तो सबसे पहले तो आती थी सभा, वहां के बाद आती थी समिति, इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछते हैं। और एक थी विदत, और एक थी गण। देखो, सभा थी ना,
सभा में तो कुलीन, अभिजात्य व कबीले के बुजुर्ग लोगों से मिलकर बने थे। थोड़े जो कुलीन या कुलीन की बजाय बोलबाला किसमें था, जो बुजुर्ग लोग थे कबीले के वो थे। ये तो थी सभा, ठीक है। समिति क्या थी? समिति कबीले की आम सभा थी जो राजनीतिक निर्णय लेती थी। वो ये निर्णय करती थी कि राजा कौन बनेगा, ठीक है। समिति क्या हो गई? समिति हो गई केंद्रीय राजनीतिक सभा जो राजा का चुनाव करती थी। राजा पे नियंत्रण था क्या? नहीं था। ये राजा पर नियंत्रण, जैसे आर्यस मेंस में पिछली बार आया था कि ऋग्वेदिक काल के धर्म को समझाइए 50 वर्ड्स में, तो वैसे ही आए राजनीतिक जीवन को समझाइए। ये कीवर्ड्स हैं, ये नहीं लिखोगे तो फिर बात नहीं बनेगी, ठीक है। अब विदत और गण भी ऐसी छोटी छोटी सभाएं थी। महिलाओं को भाग लेने का किस किस में अधिकार था? इनमें से महिला किस किस में भाग लेती थी? एक तो सभा में लेती थी महिलाएं और एक विदत में लेती थी। ये इंपॉर्टेंट है ना, फीमेल को यहाँ अधिकार था, इन दोनों में भाग लेती थी, समिति और गण में नहीं लेती थी। महिलाओं को भाग लेने का इन दो में अधिकार था। लिख लो, फटाफट लिखो। महिलाएं इन दो में ही भाग लेती थी। महिलाएं इन दो में ही भाग लेती थी। नोट्स आपके रेडी हैं? आरएस वाले तो हैं। सब इंस्पेक्टर के मेरी बुक तैयार हो रही है। आप कहो तो बुक दे देंगे, आप कहो तो दो दो चार चार पांच पांच चैप्टर एक साथ दे देंगे, जैसे चाहिए वैसे मांग ले, ठीक है। 10 दिन में सब इंस्पेक्टर के भी तैयार हो। इंग्लिश मीडियम वाला कौन है? एक तो लोकेश है, और लोकेश, दिव्यांशु और करणवीर। कैसे लिखोगे? ट्रांसलेट कर दूंगा, जहां दिक्कत हो मुझे बता देना। राजा का स्टेटस लिखना। द स्टेटस ऑफ द किंग वाज फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। एक समान में प्रथम, बस इतना ही अंतर था, ठीक है। एक समान में प्रथम जैसा था, बाद में धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। ब्यूरोक्रेसी लिख लेना। उत्तर वैदिक काल में खेती शुरू हो जाएगी। जैसे ही खेती शुरू होगी, आप देखना जाति प्रक्रिया भी जटिल हो जाएगी। जाति प्रक्रिया जटिल क्यों हो जाएगी? कि सिर्फ दो वर्ग उत्पादन की प्रक्रिया पे और धन पे अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए बाकी जो वर्ग हैं उस पर निर्योग्यताएं या डिसेबिलिटीज लाद देंगे, ठीक है। ये जितने भी, जैसे धर्म और समाज जैसे जैसे फ्रेम होता है, उसकी जड़ में आर्थिक कारण बहुत बड़े होते हैं हमेशा। बढ़े आगे, देखो समिति, विदत और गण हो गए। ये लिखते रहना आप लोग, ठीक है। ये समाज हो गया, राजनीति हो गई। राजनीति के बाद बात करते हैं समाज की। समाज कैसा है? सरल समाज। केवल 3 वर्ण थे। कौन कौन से थे 3 वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य। अब बताने की जरूरत नहीं है कौन क्या काम कर रहा था, ठीक है। वैश्य उत्पादन वाले काम में लगे हुए थे। बाद में वैश्यों का काम क्या होगा?
बाद में व्यापार होगा, क्योंकि अभी तक तो विदेश व्यापार जैसी कोई चीज नहीं थी। शूद्र की चर्चा कहाँ है? शूद्र की चर्चा सर्वप्रथम ऋग्वेद के दशम मंडल के पुरुष सूक्त में, ये इंपॉर्टेंट है ना, ऋग्वेद के दशम मंडल, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, लेकिन वो बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, लेकिन ये बाद में जोड़ा गया। ये पूछे कि चातुर्वर्ण्य का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ है, तो क्या बताओगे? ऋग्वेद का दशम मंडल का पुरुष सूक्त। ठीक है, पुरुष सूक्त इसलिए कहते हैं कि विराट जो पुरुष था उससे इनकी उत्पत्ति होना बताते हैं। ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्य करत उरुवेश्य पदाभ्याम शूद्रो अजायत, ये है, तो वो बताता है, पहली बार वो बताता है। ठीक है, आगे बढ़े। देखो समाज में और क्या क्या आ जाएगा। एक जो है कि वर्ण व्यवस्था कठोर थी क्या? वर्ण व्यवस्था कठोर थी या सरल थी? सरल थी। एक व्यक्ति है वो ये कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता अन्न कूटने वाली है, लेकिन फिर भी हम एक घर में शहर साथ साथ रहते हैं। तो जन्म के आधार पर व्यक्ति का कर्म तय नहीं हुआ था, समझ गए? वो जो काम कर रहा था, काम के अनुसार उसका वर्ण निर्धारित हो जाता था, तो छूट थी। लेकिन ये छूट सिर्फ ऋग्वेदिक काल में रहेगी, बाद में नहीं होगी। बाद में कर्म का निर्धारण कैसे होगा व्यक्ति का? कैसे होगा? उसके जन्म के आधार पे, जहां जन्म लेगा वहीं। ठीक है, तो ये उदाहरण भी लिख लेना। वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं थी, वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं थी, कठोर नहीं थी। व्यक्ति के कर्म के आधार पर वर्ण तय होता था। ठीक है, अब समाज की बात हो गई, वर्ण व्यवस्था की हो गई। वर्ण व्यवस्था के बाद ये आंसर कंप्लीट कब होगा? महिलाओं की दशा की भी बात करेंगे। महिलाओं की दशा कैसी थी? महिलाओं की दशा अच्छी थी। अच्छी का क्या प्रमाण होगा? महिला की दशा कब अच्छी हो सकती है, बताओ? क्या क्या शर्त होगी? और क्या शर्त होती है? और उसको शिक्षा का अधिकार, एक उसको विवाह करने का अधिकार हो, एक अगर किसी वजह से उसकी पति की मृत्यु हो गई, विधवा पुनर्विवाह का अधिकार हो। तो समाज की जहां बात करो, प्राचीन भारत में पहले चारों वर्णों की बात करोगे, फिर महिलाओं की दशा पे आ जाओगे। ठीक है, चारों वर्णों में भी शूद्र की अगर हालत खराब है तो उसका विश्लेषण दो। ठीक है, समझ गए? तो अब देखो महिलाओं की दशा, महिलाओं की दशा इसमें एग्जाम्पल में लिख लेना, मैं कवि, मेरे पिता वेद, माता अन्न पीसने वाली। सब अलग अलग काम कर रहे हैं ना, लेकिन हम एक ही घर में सुखपूर्वक रहते हैं। तो ये चीज हो गई। ठीक है, महिलाओं की दशा अच्छी, दशा अच्छी थी। अब अच्छी दशा का क्या क्या है पूछे? शिक्षा का अधिकार था क्या? शिक्षा कौन कौन है? अब जो वैदिक मंत्रों की रचयिता महिलाएं भी हैं क्या? कौन कौन है? घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, विश्ववारा। घोषा, अपाला, विश्ववारा, लोपामुद्रा। लोपामुद्रा ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी, है ना? ये लिखना, विदुषी महिलाएं जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की। एक स्कॉलर वुमेन हु क्रिएटेड दी
टेंस ऑफ ऋग्वेद। और क्या क्या था? महिलाओं की अच्छी दशा की अगली शर्त क्या होती है? नियोग प्रथा थी क्या? शिक्षा का अधिकार हो गया, बाल विवाह नहीं होते थे, और तीसरा नियोग प्रथा। नियोग प्रथा क्या होती है? पति की मृत्यु हो जाए तो महिला की शादी उसके देवर से या अन्य कोई निकट संबंधी से कर देना नियोग प्रथा है। गांव में थी ना ये प्रथा अभी तक, और ये नियोग प्रथा जहां जहां थी वह महिलाओं का हाल ठीक था, क्योंकि जीवन तो विधव्य का, विडो लेडी का जीवन कठिन होता है। तो नियोग प्रथा ये भी कई बार प्रीलिम्स में एसआई में आ रहे, इसमें डायरेक्ट ऐसे पूछ लेते कि नियोग प्रथा विद्यमान थी क्या। ठीक है। नियोग ट्रेडिशन है ना, पति की मृत्यु के बाद देवर के साथ विवाह कर देना, बाल विवाह नहीं था, शिक्षा की उनको छूट थी, तो समाज अच्छा था, ठीक था। अब समाज का विभाजन कैसे करोगे? समाज में विभाजन कैसे था? सामाजिक विभाजन देखो, सबसे पहले तीन चीजें चलती थी। सबसे तो होता था, छोटी इकाई थी कुल, जिसका नाम आया है। कुल से बड़ी इकाई क्या थी? विश्व। और विश्व से बड़ी इकाई क्या थी? जन। कुल का मतलब तो एक परिवार, विश्व का मतलब एक गोत्र के लोग। उत्तर वैदिक काल में गोत्र सिस्टम आ जाएगा। गोत्र सिस्टम बताने की जरूरत नहीं है ना, गोत्र तो जानते हो सारे लोग। बस तो ये विश्व एक गोत्र के लोग, एक गोत्र के सदस्य, और जन पूरा कबीला। ये सामाजिक विभाजन था। कुल, कुल से विश्व, विश्व से जन। बार बार ऋग्वेद में कुल, विश्व और जन शब्द का बार बार प्रयोग, जनपद कहीं नहीं कहते। जनपद कहाँ बनेगा, कब बनेगा? जनपद का क्या मतलब होता है? एक स्थायी भूमि। जैसे सब डिवीजन को यूपी में आज भी जनपद कहते हैं, पता है क्या? सब डिवीजन होता है जो उपखंड होता है, उसको उसको वो आज भी जैसे तहसील जैसी इकाई होती, जहाँ उपखंड प्रशासनिक दृष्टिकोण से बनाते हैं। ठीक है, तो सब डिवीजन को वो जनपद आज भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब राजनीतिक जीवन हो गया, सामाजिक जीवन हो गया, बात करते हैं आर्थिक जीवन कैसा था। कृषि गौण थी। कृषि गौण धंधा, ऐसा नहीं था कि कर नहीं रहे थे, गौण धंधा था। पशुचारण मुख्य काम था। अन्न तो खा रहे थे, तो छोटे स्तर पर खेती कर रहे थे। आप देखना, उत्तर वैदिक काल, इससे अगला काल आएगा, उसमें हल के बारे में बार बार नाम आएगा वैदिक ग्रंथों में। यहाँ नहीं आएगा। 10-10 फाल वाले हल का नाम आएगा, 12 फाल वाले हल का नाम आएगा, इतने बड़े बड़े हल का नाम आएगा, जिसमें 24-24 बैल जोते जाते थे। तब जोंडियर तो तब था नहीं, बैल ही थे जो थे। तो 24 फाल वाला हल का नाम कब आएगा? जब आएगा जब खेती मुख्य धंधा हो जाएगी बड़े पैमाने पे, यहाँ नहीं आता। ठीक है, कोई व्यापार नहीं, विदेश व्यापार गौण नहीं था। काय का विदेश व्यापार करते? गाय लिए घूम रहे थे। संपत्ति की इकाई क्या थी उनकी? सिक्के थे क्या? नहीं, नहीं मिलते, बस दैट्स ऑल। के नहीं मिलते। अगर आर्थिक जीवन ऋग्वेद काल का पूछेंगे नहीं,
बनता नहीं। धर्म इंपॉर्टेंट है, धर्म बताओ। बढ़ो आगे। अब बात करते हैं धर्म की। धर्म या रिलीजियस लाइफ कैसी थी? थोड़ा दिमाग लगा के बताओ, इन लोगों का धर्म कैसा होगा? सरल समाज का धर्म कॉम्प्लिकेटेड होता है क्या? मैं आपको एक बात कहूं, आपको सुन के हैरानी होगी। अगर मैं आपसे ऐसे कहूं कि जिस दिन समाज में सामंतवाद का उदय हुआ, उस दिन से छोटे देवता और बड़े देवता हो गए, उससे पहले छोटे बड़े देवता थे ही नहीं। कैसी लगेगी ये बात? जचेगी क्या आपको? जैसा जैसा समाज में विखंडन होता है, वैसा वैसा वो धर्म में भी दिखाई देता है। ठीक है। पंचायतन शैली के मंदिर सुने हैं क्या? क्या होते हैं पंचायतन शैली के मंदिर, सुने हैं क्या? पंचायतन शैली का देखा है? जैसे जिस जो समाज सरल है उसका धर्म एकदम सरल होगा। जैसे जैसे समाज में विखंडन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे देवता छोटे बड़े देवता हो गए। हिंदू धर्म में जैसे 33 करोड़ देवी देवता, या और सारी छोड़ो, एक विशेष देवता को एक विशेष जाति मानती है, ऐसा तो मानते हो क्या? मानते हो क्या? तो जो सामाजिक विखंडन होगा वो धर्म के आधार पे भी होगा। धर्म को, धर्म का ये जो लौकिक स्वरूप निर्धारित कौन करता है? व्यक्ति करता है। व्यक्ति करता है ना? हम्म। ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलूंगा, ऑफ रिकॉर्ड बता दूंगा, विवाद हो जाएगा। ऑन रिकॉर्ड बोलूंगा तो बहुत सारी बातें अपन करते हैं। इनके धर्म पे आते हैं। ये सरल लोग थे तो इनका धर्म कैसा होगा? धर्म सरल, धर्म था सरल और आडंबरहीन। ये देखो, जो इस सवाल की आत्मा है, ये इन्होंने प्राकृतिक शक्तियों का देवीयकरण किया। क्या मतलब हुआ इसका? दे पुट डिविनिटी इन द नेचुरल पावर्स, और दे डिड पर्सोनिफिकेशन ऑफ द नेचुरल पावर्स। प्राकृतिक शक्तियों का देवीयकरण के पहला पहला सरल आदमी होगा। आंधी आएगी तो उसको ये लगेगा कि कोई ना कोई क्या हो रहा है। तेज बरसात आएगी, बरसात आने से इनकी फसल होती थी। दिन उगता था, दिन छिपता था। तो इन्होंने क्या किया? आंधी को देवता मान लिया, बरसात को मान लिया, इंद्र को मान लिया, तूफान का कोई और देवता था उसको मान लिया, सूर्य को देवता मान लिया। दुनिया की जितनी जनजातियां हैं वो सारी की सारी प्राकृतिक शक्तियों की ही पूजा करते हैं, क्योंकि उनको इतना तो बेचारों को पता नहीं होता। तो सबसे सरल मानव था, तो इसने क्या किया? इस सवाल की आत्मा क्या है? प्राकृतिक शक्तियों का देवीयकरण या प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण नहीं लिखोगे तब तक ये कंप्लीट नहीं होगा, है ना? देवीयकरण या मानवीकरण। मानवीकरण मतलब मानव के रूप में मान लिया इन्होंने। ये इस सवाल की आत्मा है। ठीक है। पर्सोनिफिकेशन ऑफ द नेचुरल पावर्स। देखो इन्होंने क्या किया? प्राकृतिक शक्तियों का देवीयकरण किया। और देवता किस किस को माना? सबसे पहले देवता उनका है इंद्र। इंद्र किस चीज के देवता है? बरसात के देवता। और साथ में युद्ध के देवता भी हैं इंद्र। अब युद्ध के देवता किस लिए हैं? इंद्र का एक पर्यायवाची क्या है? पुरंदर। अब पुरंदर जो था, पुरंदर का मतलब डेस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, किले तोड़ने वाला। अब किले किसके तोड़ रहा था? इंद्र जो है वो बरसात के देवता भी हैं और युद्ध के देवता भी हैं। ठीक है। बरसात होती थी, उनको खाने के लिए फसल हो जाती थी, तो उसने देवता मान लिया। इसी को मानवीयकरण कहते हैं। और दूसरे इंपॉर्टेंट, इंद्र की प्रशंसा में 250 सूक्त है। ठीक है। और कौन सा देवता था इनका? वरुण एक बहुत इंपॉर्टेंट देवता है। वरुण किस चीज के देवता हैं?
वरुण, उन्होंने कहा कि जगत की जो व्यवस्था है उसको नियमित कौन कर रहा है, ये संसार जैसे चल रहा है इसको नियमित कौन कर रहा है, इसको कर रहा है वरुण। और जगत की जो ये व्यवस्था थी कि दिन का उदय होता है, रात्रि आती है, दोपहर होती है, ऋतुएं बदलती है, तो ये दुनिया कोई ना कोई चला रहा है, इसके लिए उन्होंने किस किसको माना, वरुण को। और जगत की जो शाश्वत व्यवस्था थी उसको उन्होंने क्या कहा, रित कहा। और ये जो रित की अवधारणा तुम्हारे आरएएस के एथिक्स वाले पेपर में भी ये पूछा भी गया है, रित क्या है। रित का मतलब कि जगत में जो नैतिक नियम है, कोई व्यक्ति बुरा करेगा तो उसको दंड मिलेगा, अच्छा करेगा उसको पुरस्कार मिलेगा, ये काम कौन करता है, ये काम जब वरुण करेगा तो उसको नैतिक जगत का देवता भी मान लेंगे। ठीक है, तो जगत के भौतिक एवं नैतिक व्यवस्था का संचालक किसको माना इन्होंने, वरुण को माना। और ये वरुण बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको ऋतस्य गोपा कहते हैं। एथिक्स के लिए आज से भी हिस्ट्री में भी पूछा है, एथिक्स में भी पूछा है, ठीक है, नीति शास्त्र वाले पार्ट में भी। तो वरुण क्या था, भौतिक जगत का नियामक देवता, रेगुलेटर ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, नियामक देवता, भौतिक जगत का नियामक देवता। आई बात समझ, ठीक है, कि ये जो भौतिक जगत का नियामक देवता किसको मानते हैं, वरुण को मानते हैं। साथ में नैतिक जगत का भी नियामक देवता मानते हैं, नैतिक जगत का नियामक देवता। अच्छा करेगा उसको पुण्य मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, बुरा करेगा उसको दंड मिलेगा, ये काम कौन करेगा, वरुण करेगा। साथ में वरुण को किस चीज का देवता माना इन्होंने, जल राशि या समुद्र का देवता भी मान लिया है ना, साथ में जल राशि या समुद्र का देवता, गॉड ऑफ सी और वाटर बॉडीज। ठीक है, अब वरुण को इन्होंने क्या कहा है, ऋतस्य गोपा, गोप का मतलब क्या होता है, संरक्षक, संरक्षण करने वाला। तो भौतिक जगत का नियामक देवता और नैतिक जगत को इसको व्यवस्था को क्या कहा है इन्होंने, जगत की भौतिक व नैतिक व्यवस्था को इन्होंने क्या कहा है, रित, व्यवस्था को रित कहा है। ये इंपॉर्टेंट है, रित भी इंपॉर्टेंट है, वरुण भी है, ये आपसे प्री मेंस में कहीं भी पूछ सकते। और इस रित का संरक्षक कौन हो जाएगा, वरुण, इसलिए वरुण को क्या कहेंगे, ऋतस्य गोप, इसलिए इसको कहा है ऋतस्य गोप। ये रित की अवधारणा आपके नीति शास्त्र और एथिक्स में भी। सरल सी बात है, आज भी व्यक्ति कहते हैं ना, जो ईश्वर को मानते हैं वो यही तो कहते हैं, इस दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया को कौन संचालित कर रहा है, कोई ना कोई तो बड़ी शक्ति है। तो वो लोग भी ऐसे समझते थे, और वो जगत को संचालित करने वाली शक्ति मानते थे वरुण को। बाद में उन्होंने इस चीज का विस्तार किया कि तुम बुरे कर्म करोगे तो तुम्हें दंड कौन देगा, वरुण दंड देगा। इसलिए जगत की जो भौतिक नैतिक व्यवस्था का नाम दिया उन्होंने रित, और इस रित का संरक्षक देवता कौन हुआ, वरुण हुआ। आज भी ऐसे है ना, आज भी ऐसे। और धर्म यहीं से धीरे धीरे आगे देवताओं का, आज जो मुख्य देवता है वो उत्तर वेद में आते आते गौण हो जाएगा। देवताओं का सृजन कौन करता है, देखो मैं ये नहीं कहता भी मैं दुनिया में ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, लेकिन देवताओं का जो आज का रूप है, रूप तो हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं ना। जैसे इस बात को ऐसे समझना, अपने यहाँ भगवान राम कृष्ण की जितनी भी फोटो हैं वो पहली बार बनाई थी, दक्षिण भारत का पेंटर था राजा रवि वर्मा, उसने। अब राजा रवि वर्मा ने उनके चित्र, राम का चित्र एकदम फेमिनिस्ट बना दिया, उनका चेहरा महिला में ज्यादा मिलता है ना, ये तो देखे होंगे। तो वो तो राजा रवि वर्मा की कल्पना है, वास्तव में अगर राम आज से 5 या 7 हजार साल पहले रहे होंगे तो तब तो दाढ़ी मूछ वाले व्यक्ति थे, राम क्लीन से थोड़ी थे, हो सकते हैं क्या, वो तो राजा रवि वर्मा की कल्पना है। तो ये समझना,
जैसा समाज होगा वैसा उसका धर्म होगा, होगा ना? मानते हो क्या इस बात को? तो वरुण हो गए, और कौन कौन देवता होंगे? इंद्र वरुण इंपॉर्टेंट हो गए, फिर होंगे रुद्र। रुद्र का मतलब वायु के देवता, गॉड ऑफ एयर फ्लो, रुद्र। मरुत किसके देवता होंगे? तूफान के देवता, गॉड ऑफ स्टॉर्म। वात, वात भी वायु के देवता हो जाएंगे। पर्जन्य, पर्जन्य किस चीज के देवता होंगे? बरसात के साथ जो तूफान आता है ना, उसके देवता, जिसको थंडर स्टॉर्म कहते हैं। बरसात के साथ तूफान के देवता सारे के सारे प्राकृतिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना? और महिला देवियां कौन थी? महिला देवियां भी थी। महिला देवियां कौन कौन थी? अदिति और उषा। अदिति का क्या मतलब होता है? अदिति और उषा दोनों की दोनों प्रभात की देवियां थी। प्रभात क्या होता है? तो तुम दोनों के, सब इंस्पेक्टर के और आरएएस में, दोनों में हिंदी है, इतनी हिंदी तुम्हारी ठीक होनी चाहिए। डाउन, गोडेस ऑफ डाउन, जो सुबह वाला समय होता है ना, 5 बजे वाला, उसको प्रभात कहते हैं। हिंदी तो ठीक रखनी पड़ेगी। सब इंस्पेक्टर में तो आधा मामला हिंदी का है, और आरएएस में सबसे इंपॉर्टेंट है हिंदी का, 120 नंबर की हिंदी। हम्म। तो ये सारी बोलो प्राकृतिक शक्तियां हैं कि नहीं? धर्म का पूछे, ये लिख दिया कि प्राकृतिक शक्तियों का मानवीयकरण किया था, तो और ये लिख दिया, आपका उत्तर कम, पूरे में से पूरे नंबर है। बाकी कितने ही गप्पे ठोक देना, इंद्र का 250 बार जिक्र हुआ है, वरुण का 275 बार हुआ है, ये ठीक है। बाकी करते हैं कल, अपन ने ऋग्वेद कंप्लीट कर लिया।